हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आज लेक्चर नंबर 9 होगा। कभी कभी क्लास डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास डिसकंटिन्यू क्यों हो रहा है, बीच में कंटिन्यू था, डिसकंटिन्यू क्यों हो रहा है। देखिए, डिसकंटिन्यू इसलिए हो रहा है कि अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो संचार व्यवस्था यानी नेट की जो स्पीड है, जिसके कारण नेट अपलोड करने में वीडियो को बहुत प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब चैनल पे। तो इसीलिए क्लास डिसकंटिन्यू हो रहा है, यानी एक एक दिन गैप करके आ रहा है। जिस दिन नेट की स्थिति सुधर जाएगी आपको कंटिन्यू क्लास मिलने चालू हो जाएंगे। आपको कंटिन्यू क्लास रिकॉर्डेड होती हैं, कंटिन्यू क्लास मैं डालने की कोशिश करता हूं, लेकिन नेट के स्लो होने के कारण से कंटिन्यू क्लास नहीं अपलोड हो पाती हैं। ठीक है, तो उसके निश्चिंत रहें आप, क्लास होती रहेगी आपकी। और आज राजनीति का लेक्चर नंबर 9 है, जैसा कि आप जानते हैं। और आज हम लोग राजनीति के जो लेक्चर नंबर 9 है, इसमें सबसे बेसिक जो बात है, आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र पे। देखिए, आज का जो क्लास है वो क्लास 10th और 12th से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 9th के लिए, क्योंकि 10th और 12th में हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं बच्चों से कि वो 9th पढ़ के आए होंगे। और जो 9th पढ़ के आए हैं उनको तो 10th और 12th में राजनीति का थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो होगा, लेकिन 9th के बच्चों को राजनीति का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। अगर लोकतंत्र का सही माने से अगर मीनिंग स्टार्ट करें तो लोकतंत्र का सही माने से क्लास 9 यानी वर्ग 9 से क्लास 9th से स्टार्टिंग होता है, यानी वहाँ बच्चों को समझाया जाता है कि लोकतंत्र है क्या। ठीक है, तो ये 9th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप यूँ कहें कि आपके सिलेबस का पार्ट हो रहा है। और 10th और 12th के लिए बेसिक क्लासेस में डाला गया है, क्योंकि बिना लोकतंत्र को समझें आप कुछ भी नहीं समझ सकते। और 10th के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। 10th में भी लोकतंत्र एकदम जम के है, यानी जो पूरी किताब है आपकी लोकतंत्र ही है। यानी एक लोकतंत्र का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी किताब 9th और 10th के लिए तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। अब 12th के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप 9th 10th का अगर नहीं पढ़ोगे 12th में कोई काम आएगा नहीं। माना कि 12th में तो थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन लोकतंत्र का सही मीनिंग आपको समझना होगा। यानी बेसिकली 9 10th एंड 12th आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लोकतंत्र के लिए समझना। और वे सारे स्टूडेंट जो राजनीति से संबंध रखना चाहते हैं, राजनीति उन्हें अच्छी लगती है, तो आज लोकतंत्र का मतलब तो आपको समझना होगा। आज मैं बहुत ऐसी बातों पे डिस्कस करने वाला हूं जो ना आपकी किताबों में मिलेगी और ना आपने कभी जाना होगा। अगर लोकतंत्र आपने पढ़ाई भी कर ली है तो आज उन विषयों यानी उन पॉइंटों में चर्चा होगी, उन पॉइंटों पर चर्चा होगी जो शायद पॉइंट अपने क्लास में या पुस्तकों में आपने नहीं पढ़ा होगा। इसलिए बेसिक रूप से आप इस वीडियो पर ध्यान दें। जो मैं नोट लिखा है नोट को पूरा करें। क्लास थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आज मैं पूरा समझा के जाऊँगा, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है लोकतंत्र वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है, इसलिए मैं कहानी आज समझा नहीं सकता। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपको राजनीति का पहला क्लास आपको याद होगा, राजनीति का पहला क्लास जो हमने लिया था उसमें हमने आपको समझाया था कि राजनीति होती क्या है। हमने कहा था कि राज करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी राज करने के लिए जो राजनीति बनाई जाती है, राज करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उसे हम राजनीति कहते हैं। ये बात तो आपको मैंने पहले क्लास में समझा दी थी, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में लोकतंत्र को रोक के रखा था। मैंने कहा था कि लोकतंत्र को मैं सबसे पहले एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोकतंत्र एक भी पॉइंट है कि राजनीति को समझने से पहले लोकतंत्र हमको समझना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, बेसिकली 9th और 10th के बच्चे और 12th के बच्चे भी आप एकदम पूरा वीडियो पे फोकस करें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अगर लोकतंत्र समझ में आ गया तो काम आपका बन गया। चलिए अब थोड़ा पीछे बातों को रिपीट कर लेते हैं। अगर उस बातों को रिपीट नहीं करेंगे तो शायद हमें बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा था कि आपके वर्ग में ये बात तो आपको कन्फर्म पता लग गई होगी कि राजनीति का मतलब होता है राज करने के लिए, किसी राज को चलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसे हम राजनीति की श्रेणी में रखते हैं। ये बात तो आपको पता लग गई होगी। हमने कहा था कि हमारा जो समाज है, जो याद रखें पिछली क्लास आपको याद होगी, हमने कहा था कि हमारा जो समाज है वो 2 वर्गों में बटा होता है। हमारा जो समाज है वो 2 वर्गों में बटा होता है। बेसिकली हमने कहा था एक शासक एक शासित। शासक कौन होता है? जो नीतियाँ बनाता है। और शासित कौन होता है? शासित वो होता है जो नीतियों का पालन करता है। मैंने कहा था सरकार हमारे देश में नीतियाँ बनाई तो हमारे देश में सरकार शासक हो गई और हम लोग क्या हो गए? शासित। राजा महाराजाओं के समय में राजा क्या हुआ करते थे? शासक। और प्रजा क्या हुआ करती थी? शासित। ठीक है, तो हमने इस बात पर चर्चा लास्ट क्लास में कर ली थी। और हमने ये भी कहा था किसी किसी देश में सैन्य शक्ति भी है। मैं आपको उस पेज को रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए,
हमने कहा था कि शासन व्यवस्था मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। राजतंत्र पहला हो गया राजतंत्र, सैनतंत्र, तानाशाही और लोकतंत्र। लोकतंत्र का आज क्लास है, तो बेसिकली लोकतंत्र का क्लास है। तो चलिए हम लोग पहले राजतंत्र के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पे राजा महाराजा शासन जहाँ पे राजा नियम बनाते थे और प्रजा मानती थी, उसे राजतंत्र कहते थे। अब राजतंत्र रहा नहीं, सैनतंत्र। वही कहने का मतलब है कि नीति और शासन करने की सारी शक्ति सेनाओं के पास होती है, उसे हम कहते हैं सैनतंत्र। तानाशाही मतलब किसी एक व्यक्ति के पास नीति बनाने का या फिर उस क्षेत्र को चलाने का जिम्मा होता है और वो अपनी शक्ति के प्रयोग से उस क्षेत्र को चलाता है। मैंने बताया था उत्तर कोरिया की कहानी, उत्तर कोरिया में तानाशाही है। और अब बात करते हैं लोकतंत्र। हमारा जो राष्ट्र है, हम भारतीय राष्ट्र के हैं। हमारे राष्ट्र में ना ही राजतंत्र है, ना ही सैनतंत्र है, ना ही तानाशाही है। हमारे राष्ट्र में है लोकतंत्र। और हमारे ही राष्ट्र में नहीं, जिन राष्ट्रों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ लोकतंत्र स्थापित होता है। आज इसी के बारे में तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लोकतंत्र का मतलब आपको मैंने बताया नहीं था, मैंने कहा रोक के रखूंगा मैं लोकतंत्र। आज हम बात करने वाले शासन व्यवस्था के चौथे नंबर पॉइंट पे, यानी लोकतंत्र पे। और लोकतंत्र का मतलब भारत की शासन व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था यानी लोकतंत्र हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर और कोशिश करेंगे कि बातों को मैं ध्यान से समझाऊँ और आप भी पूरी समझने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बात बता दूं लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि लोकतंत्र का मतलब, लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये बात तो आपको पहले भी पता होगी, ध्यान दीजिएगा। एक बना हुआ है लोक और प्लस बना हुआ है तंत्र। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब है लोक प्लस तंत्र, यानी लोगों का शासन। लोक का मतलब होता है लोग, हम लोग, और शासन मतलब तंत्र मतलब होता है शासन, यानी हम लोगों का शासन। देखिए अभी तक आपने राजतंत्र पढ़ा, वहाँ पे राजाओं का शासन था। सैनतंत्र पढ़ा, वहाँ पे सैनिक का शासन था, ठीक। उसके बाद आपने पढ़ा, कहने का मतलब है, उसके बाद आपने देखा कि सैनतंत्र के बाद आपने देखा वहाँ पे कहने का, सॉरी आपको याद, सैनतंत्र। उसके बाद आपने देखा कि राजतंत्र, और उसके बाद देखा आपने तानाशाही में देखना कि वहाँ पे एक व्यक्ति का अपनी शक्ति के प्रयोग से नीतियों का निर्माण करता था। तो हमने ये तमाम चीज़ें देख ली हैं। अब बात करते हैं हम लोग लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का मतलब हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हम लोकतंत्र पर चर्चा ज़्यादा करेंगे। यानी लोगों का शासन, यानी सब वहाँ पे कहीं पे राजाओं का शासन था, तो कहीं पे कहने का मतलब है तानाशाह किसी एक व्यक्ति का शासन था, कहीं पे सेना का शासन था। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे हम लोगों का, जनता का शासन है। पहले राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, यानी देश आज़ादी से पहले हमारे देश में राजाओं का शासन था। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे देश में राजाओं का शासन नहीं, लोकतंत्र है, क्योंकि राजाओं के शासन के कारण ही हमारा देश गुलाम हुआ था। लेकिन और देश को आज़ादी मिलने के बाद हमने ये राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र को स्थापित किया। अब लोकतंत्र क्या है, बार बार लोकतंत्र की हल्ला कर रहे हैं। अब लोकतंत्र का मतलब सही समय समझ लेते हैं। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बच्चों को पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन शिक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो ज्ञान है आपके अगल बगल में आपको रहना बहुत ज़रूरी है, कि कब देश को आपकी आवश्यकता पड़ जाए कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये ना पढ़ें कि आपके सिलेबस में, आप इसलिए पढ़ें क्योंकि ये एक चीज़ ऐसा है जो आपको ज्ञानी बनाता है, ठीक है। जब आप 2 के बीच में खड़े होंगे और आपको लोकतंत्र यानी राजनीति का सही ज्ञान होगा, तो व्यक्ति आपको पहचानेंगे, आपकी पहचान दूर दूर तक जाएगी, आप लंबे समय तक पहचाने जाओगे, ठीक है। तो चलिए बात करते पहले लोकतंत्र की। मैं यहाँ पे परिभाषा आपको दिखा देता हूँ। लोकतंत्र का मतलब, परिभाषा देखें, आप नोट कर लें, पॉज करके। लिखा हुआ है लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ लोगों को यह अधिकार दिया जाता है, लोगों को यानी हमें यह अधिकार, ध्यान दीजिएगा परिभाषा से, हमें यह अधिकार यानी जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक का चुनाव कर सके। यानी कहने का मतलब हमें यह अधिकार होता है कि अपने शासक में जानेंगे ना, शासक मतलब जो नीति बनाएगा, तो आप जो नीति बनाएगा उसको आप चुनिए, आपको जो अच्छा लगता है उसको चुन लीजिए, वो आपके लिए शासक का काम करेगा, वो आपके लिए नीति बनाएगा। इसमें आप उसको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपने उसे चुना है, तो आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। किस लिए? अपने शासक को चुनने के लिए। आप शासक चुनिए, आप जितनी भी जनता है मिलके शासक को चुनिए, जिसे सबसे अधिक मत मिलेगा वो आदमी शासक चुनाएगा और वो आपके लिए नीति बनाएगा। इसे कहते हैं लोकतंत्र। तो हुआ ना आपका राज, आप क्योंकि जो नीति बना रहा है उसे आपने चुना, तो आपका राज हुआ कि नहीं हुआ? इसे कहते हैं लोकतंत्र, यानी जनता का राज, लोगों का शासन। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है लोगों का शासन, यानी यह।
आप बोलोगे सर हम तो कोई नीति बनाते नहीं हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, क्या हर इंसान नीति बनाने लगेगा तो क्या पालन हो पाएगा? नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे इंसान को चुन देते हैं जो हमारे लिए नीतियाँ बनाता है। तो चुनने का काम अगर आपके पास है तो इसका मतलब हो ना गया, आप तो मालिक तो हो ना गया, क्योंकि जो आदमी चुन के गया है ऊपर की ओर वो तो आप ही ने चुना है। ठीक है, तो चलिए एक बार परिभाषा को और रिपीट कर देता हूँ। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ लोगों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक का चुनाव कर सकता है। यानी अपनी इच्छा, कोई आपको पाबंदी नहीं है, आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, अपने इच्छा के अनुसार आप अपने शासक को कैसे कह सकते हैं, चुन सकते हैं। शासक मतलब अपने प्रतिनिधि को आप चुन सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ लोकतंत्र के प्रकार के बारे में, यानी लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा ज़बरदस्त चीज़ है और ये 9th 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके क्लास में आपको बार बार आपके पास आती हैं और टकराती हैं क्वेश्चन में। अब बच्चों को ये लोकतंत्र के प्रकार समझ में नहीं आता, इस पर हम फोकस करेंगे लोकतंत्र के प्रकार होते क्या है। मैं ध्यान से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप भी समझने की कोशिश करना। देखिए लोकतंत्र 2 प्रकार के। लोकतंत्र आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे जनता मालिक होती है, यानी कहने का मतलब है जनता मालिक होती है, जनता जो चाहेगी वही होगा, नीति नहीं बना सकती। अरे नीति बनाना, आप ये समझिए कि आप मालिक हैं, ठीक है, आपको वोट देने का अधिकार है ना, तो आप वोट दे जाके किसी को चुनते हो ना। अगर आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसने चुना? आपने चुना। आपके अगल बगल में वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच जो भी हैं उसे किसने चुना है? आपने चुना है। तो आप मालिक हुए कि नहीं हुए? तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है। ये बात दिमाग में डाल लें, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष का, मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का इंग्लिश लिख दिया है क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझने से ज़्यादा बढ़िया आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आएगा। क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बदले आजकल सब ज़्यादा प्रयोग होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा, इनडायरेक्ट मतलब घुमा के जाना आपको वहीं है, लेकिन अगर सीधे जा रहे हो तो डायरेक्ट और घुमा के जा रहे हो तो इनडायरेक्ट, लेकिन पहुँचना वहीं है। यानी कहने का मतलब है दोनों प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों में जनता ही मालिक होती है। जाएगी एक ही जगह, फला जनता का ही होगा, लेकिन रास्ते थोड़े अलग अलग हैं। अब रास्ते क्या अलग हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद परिभाषा पर हम लोग चलेंगे। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। एक बात मैं आपको समझा दूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब नहीं है। वर्तमान में केवल एक ऐसा देश है स्विट्जरलैंड जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी भी चलता है। बाकी अन्य देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब नहीं चलता है, समाप्त हो गया है। अब इनके समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा, समाप्त होने का कारण क्या है। लेकिन इतना जान लें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब खत्म हो चुका है स्विट्जरलैंड में, मैंने नीचे लिख दिया है, आप देखेंगे, मैं मार्कआउट कर दूंगा। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ने अब जन्म ले लिया है। अब जो लोकतंत्र चलता है वो अप्रत्यक्ष चलता है। तो आप बोलोगे सर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष केवल बहस करेंगे, आप बता भी दें कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है क्या है। मैं आप बताता हूँ कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता क्या है। पहले क्या था, जनसंख्या बहुत कम थी, तो एक छोटे समुदाय में कुछ 400, 500, 600 का समुदाय था, उस हिसाब से आदमी रहते थे। ठीक, कहानी समझ लें आप। तो वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे आप बताइए 500 आदमी, 600 आदमी कहीं पे है, 400 आदमी, 200 आदमी का घर कहीं पे है, तो क्या वो आदमी अभी उसमें से एक प्रतिनिधि को चुनेगा, वो प्रतिनिधि फिर नियम बनाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वहाँ जनता क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, अपने में ही विचार कर लेती है, और अपने में विचार करने के बाद मत करती है। यानी कहने का तो वहाँ पे नीति बनाने वाला कोई और नहीं होता। पहले हम किसी को चुनते नहीं हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक गांव में 300 आदमी रहते हैं और कोई नियम बनाना है गांव के लिए, कि गांव कोई भी नियम बनाना है, क्योंकि नियम को ही तो राजनीति कहते हैं। कोई भी नियम बनाना है तो गाँव के सारे आदमी बैठेंगे, 300 आदमी, और 301 नियम बनाने के लिए 300 आदमी वोट करेगा। आदमी ही वोट करेगा, प्रतिनिधि को चुनने के लिए नहीं, नीति बनाने के लिए। तो अब 300 में से यानी 151, आधे से एक अधिक 151 वोट अगर जिस नीति के पक्ष में जाएंगे वो नीति बन के तैयार हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गांव में किसी ने कहा कि गांव में पोखर खुदवाना चाहिए आकि नहीं खुदवाना चाहिए, तो 300 आदमी गांव पहुंचा, ठीक है, नीति बनेगी, खुदवाना चाहिए। तो 300 में से 148 लोगों ने कहा कि नहीं खुदवाना चाहिए, और 152 लोगों ने कहा खुदवाना चाहिए। तो आज अधिक संख्या किसकी हुई, खुदवाने वाले की। तो वहाँ पे नीति बन जाएगी खुदवाने की, यानी कि पोखर खुनाया जाएगा। बात समझे कि नहीं आने, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे छोटी है, वहाँ के जो जनताएं होती है खुद वोट देके अपनी नीतियाँ बना लेती हैं, यानी अपना विकास करती रहती है। वहाँ प्रतिनिधि को चुनने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, क्या जनता नीति बनाती है? नहीं बनाती है। हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जितने चुने होते हैं, यानी हम शासक को चुनते हैं, और वो जो चुने हुए शासक होते हैं वो नीतियाँ बनाती हैं, है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अभी पहले क्या होता, जब जनसंख्या छोड़ी तो प्रतिनिधि को चुनते नहीं थे। ध्यान समझना, प्रतिनिधि को हम चुनते नहीं थे। वहाँ पे 200, 400, 500 आदमी का समुदाय होता था, और किसी चीज़ को अगर बनाना होता था या कोई नीति बनानी होती थी,
जैसे फिर एक फिर एग्जांपल देके बताता हूं मैं कि किसी गांव में अगर 400 आदमी रहते हैं और वहां पे कहा गया, उस गांव में कहा गया कि इस गांव में मान लो कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए किसी काम करने का या नहीं करने का, तो 400 में से 300 आदमी ने कहा कि मिलना चाहिए और 100 ने कहा कि नहीं मिलना चाहिए। तो बताओ, आदमी ही वोट करेंगे, आदमी ही नीति बनाएंगे। तो 300 आदमी ने कह दिया कि मिलना चाहिए, तो इसका मतलब विजय 300 आदमी पे हुई, 300 आदमी वाली बातों की हुई, तो यानी निर्णय बन जाएगा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। वहाँ पे कोई प्रतिनिधि नहीं, जनता डायरेक्ट मत करके अपना निर्णय करती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। और मैं अप्रत्यक्ष का मतलब भी समझा दूं आपको। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम कोई निर्णय, क्योंकि जनसंख्या जहां ज़्यादा होती है वहां पे अप्रत्यक्ष। अब इतनी सारी जनसंख्या है, सबका मत लेना क्या आसान बात है? नहीं आसान। जहां 200, 400, 500 तो वहां तो आसानी से आप मीटिंग कर सकते हो, मत ले सकते हो, वोट देके हाथ उठा के वोट दे सकते हो, नहीं ले सकते। लेकिन अब जब जनसंख्या अभी इतनी करोड़ों करोड़ अरब की अरब जनसंख्या हो गई है, तो इन जनसंख्याओं के माध्यम से, इन जनसंख्याओं के समय में हम प्रत्यक्ष राजनीति को अपना ही नहीं सकते। तो अब जन्म हुआ है अप्रत्यक्ष का, यानी कि हम क्या करेंगे, अपनी नीति खुद नहीं बनाएंगे। लोकतंत्र मालिक तो हम ही हैं, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मालिक हम भी मालिक, तो हम नीति नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले एक प्रतिनिधि को चुन लेंगे। जैसे एक पूरा पंचायत है या पूरा एक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा, उसमें तो कोई एक प्रतिनिधि को चुनेंगे और प्रतिनिधि वो क्या होगा, चुनाएगा, और चुनाने के बाद वो जाके हमारे लिए नीति क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष में नीति कैसे बनती है? पहले कोई बिल जाता है, जैसे कोई बात पे चर्चा करनी है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, तो पहले जाएगा लोकसभा में, लोकसभा के बाद जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से पारित होने के बाद वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तब जाके वो बिल बनेगा। ठीक है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई नियम बनाने का तरीका होता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जैसे कि मैंने कहा कि महिलाओं को निकलना चाहिए, अगर 300 वोट मिल गया, लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, 300 आदमी ने नहीं महिला को मिलना चाहिए, तो गिन लेंगे 300 आदमी ने कहा कि महिलाओं को मिलना चाहिए, चलो महिलाओं को मिलना चाहिए। डायरेक्ट वहाँ पर डायरेक्ट फैसला होता था, यानी जनता यहाँ भी मालिक वहाँ भी मालिक। लेकिन वहाँ प्रत्यक्ष में सीधा जनता ही फैसला निर्णय बनाती थी। लेकिन अप्रत्यक्ष में जनता निर्णय नहीं लेती, ध्यान समझिएगा। वो पहले प्रतिनिधि को चुनती है, और जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो निर्णय बनाती है, वो नीति बनाती है, किसके लिए, जनताओं के लिए। इसलिए तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। आप दोनों सुने, आप दोनों में लोकतंत्र लगा हुआ है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन है। दोनों में जनता का शासन, यहाँ भी जनता मालिक और यहाँ भी जनता मालिक। अब दोनों में चर्चा क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष में क्या है, प्रत्यक्ष में जनसंख्या कम होती थी। अप्रत्यक्ष में अब क्यों हो गया है ऐसा, अप्रत्यक्ष क्यों अपनाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने का कारण प्रत्यक्ष राजनीति को नहीं अपनाया जा सकता। ठीक है। तो अभी पूरे विश्व में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी भी स्थापित है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर परिभाषा लेनी है सही मानो, तो आप भारत को देखें, भारत में कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष। बताइए, भारत में हम लोग क्या करते हैं, आप मुखिया की बात ले लें तो हम मुखिया को चुनते हैं, मुखिया हमारे पंचायत की नीति बनाती है। क्या आप बनाते हो नीति, की रोड बनेगा कि सड़क बनेगा, आप नहीं बनाते हो, आप केवल प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जो प्रतिनिधि को आप चुनते हैं वो नीति बनाती है, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है। अब बेसिकली आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ में आएगा, एकदम गांठ बांध के रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ, जहाँ की जनसंख्या कम होती है, और अप्रत्यक्ष कहाँ, जहाँ की जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलिए बात तो कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। और बात अपने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के बारे में आपने जान लिया है, अब बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं हम आगे की ओर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जान रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ओके। अब बात करते हैं लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। सिंपल सी बात है, मैंने अंतर को समझा दिया। अब अगर आपको प्रत्यक्ष लोक और अप्रत्यक्ष अगर समझ में आ गया तो आपको अंतर तो आसानी समझ में आएगा। मैंने अंतर इसलिए लिख दिया कि बच्चों को नोट तैयारी करने में दिक्कत ना हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। एग्जाम के ये जो हॉट स्पॉट क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी। बच्चों को यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बेसिकली अंतर डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए मैं फिर बताऊँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ना। चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर बात को समझिए, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है। लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है। पहला नंबर देखिए, आप बिल्कुल सी बेसिकली बातें आप ध्यान रखें जो आपने लिखा है, नोट में नोट को पढ़ रहा हूँ। पहला नंबर लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सारे नीतिगत फैसले जनता खुद मतदान करके लेती है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारे जो निर्णय होते हैं वो जनता खुद लेती है। ठीक है। परंतु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारे नीतिगत फैसले, यानी सारे जो फैसले होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं, यानी हम जिसे वोट देके जिताते हैं वो निर्णय लेते हैं। किसमें,
अप्रत्यक्ष में, मेरे साथ बोले मुंह में, किसमें? अप्रत्यक्ष में। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वो निर्णय लेता है, वो निर्णय मतलब कौन? जनता लेती है निर्णय। डायरेक्ट हाथ उठाएगी, 4-5 छोटे आदमी का समुदाय होता था, हाथ उठाएगी और अपना निर्णय वो क्या खुद करवा लेगी। लेकिन अभी हमारे देश में कौन सी, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र है तो आप बोलोगे अप्रत्यक्ष। आपको पूछे क्या होता है मतलब, तो आप मतलब समझा देना। बताओ कोई ऐसा देश जहाँ पे प्रत्यक्ष राजनीति हो, तो स्विट्जरलैंड में आप चाहें तो आपको वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिल जाएगा। कोई पूछे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ होता है अप्लाई, तो आप बोलना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पे छोटे छोटे जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, लेकिन जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या बहुत ही अधिक है, इसीलिए यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पूरा समुदाय ही सरकार होता है, ठीक, परंतु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में विजेता पार्टी ही सरकार का निर्माण करती है। सिंपल सी बात है, कितनी अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, जो बातें हमने समझी उसी पे। यानी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहां पे सरकार कौन होती है? वही जो समुदाय, पूरा समुदाय ही सरकार होता है। वहां 300 आदमी किसी गांव में, 300 आदमी ही सरकार होगी, नीति तो वही 300 बना रहे हैं ना, तो वही सरकार होंगे। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार कौन बनाता है? जो विजेता, जिसे हम जिताते हैं, जीता हुआ प्रतिनिधि सरकार बनाता है, जनता सरकार नहीं बनाती। हाँ, लेकिन जनता जिसको चुनती है सरकार वही बनाता है, ठीक। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देश के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल, मैंने कहा आपको, जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, छोटे देश होंगे तो जनसंख्या भी कम होगी, तो जहाँ की जनसंख्या कम है वहाँ के लिए ये ठीक है। परंतु बड़े देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। लेकिन जो बड़े देश है जहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे आपको क्या स्थापित करना होगा? आपको स्थापित करना होगा वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष, ये बहुत ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही आसान बोल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है तो आसानी ना समझने वाली बात, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में नहीं आ रहा, आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ में नहीं आता तो फिर बैक करें, फिर समझें, फिर बैक करें, फिर समझें, जब तक समझ में ना आए करते रहें। और तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज सेंड करें, मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा। और उसके लिए अगर मुझे और इसको ब्रीफ में समझाना पड़े तो मैं अगले वीडियो में फिर 5 मिनट का लेक्चर इसमें डाल दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इसी लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर। तो अभी तक हमने देखा कि लोकतंत्र होता क्या है और लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं। चलिए अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, मैं एक छोटी सी, पहले लोकतंत्र में स्टे कर लेता हूं, रुक जाता हूं। मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि जो बच्चे हैं वो लोकतंत्र पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र अगर आपको समझ में आ गया तो फिर सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए एक बात और ज़रूरी है कि बच्चों को समझने से पहले ये मन में इच्छा होनी चाहिए, विलिंग होनी चाहिए कि क्या मैं उस बात को पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने बार बार कही थी कि भगत सिंह ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये बताया था, जिन्होंने ये समझाया था कि लोकतंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के जनरेशन के लिए, कब आपको देश की जरूरत पड़ जाए। इंग्लैंड में एक बार क्या हुआ था, इंग्लैंड की कहानी बताता हूँ, ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटिश में क्या हुआ था कि एक बार जब युद्ध हुआ तो वहाँ की सेना कम पड़ गई, लेकिन छात्रों को पूरा ज्ञान था, तो पूरे की पूरी छात्र जो थे वो लड़ने के लिए चले गए। आप सोचिए कितना शक्ति मिला हुआ है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मंशा है कि देश के प्रति हम कुछ सोचें। लोकतंत्र हमें बताता है देश के प्रति। हमने ज्योग्राफी पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा हमने सोचा कि ये इस दुनिया को कैसे बचाना है, ठीक। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, हमने ये सोचा कि कमाई कैसे हो, पैसा कैसे अर्जित किया जा सके, हमारा विकास कैसे हो सके। हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं इसीलिए ताकि हम जो इतनी कड़ी मेहनत से भूगोल को बर्बाद करके अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, उसके बाद जो पैसा कमा रहे हैं वो किसी इंसान को दे रहे हैं नीति बनाने के लिए, तो क्या उस नीति बनाने के लिए हम मालिक है, हम चुन रहे हैं, तो जिस इंसान को चुन रहे, क्या वो अच्छा इंसान को चुनने का अधिकार नहीं है आपको? क्या अच्छे इंसान को आप नहीं चुनेंगे? अगर सुनिए आपने गलत इंसान को चुन दिया मेरे दोस्त, अगर आपने, मेरे भाई, मेरे प्रिय छात्र छात्राएँ, अगर आपने गलत इंसान को चुन दिया, सोचें तो क्या आपके पैसे को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? वो करेगा ना, करेगा। अभी मान लीजिए 9 लाख रुपया कोविड-19 के अंदर 9 लाख रुपया प्रत्येक मुखिया को मिला है, क्या 9 लाख का मुखिया काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। बोतल में खाली पानी भर के वो कहता है सैनिटाइज कर रहे हैं। एक 5 रुपये का साबुन 10 घर में बांटते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बड़े शौक से फ़ोटो खिंचाते हैं, और खिंचाने के बाद कहते हैं कि हमने तो अपना काम में ये काम है। लेकिन आप घर में जाके जनता से पूछें क्या सभी जनता को उसका अधिकार मिला है? बिल्कुल नहीं।
लेकिन मैं परसा दक्षिणी पंचायत का हूँ, मैं अपने गांव बिहार का हूँ। मैं यहाँ तो कोई कहने का मतलब यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ तो मुझे लगता नहीं अभी तक जनता को 1 भी रुपये का फ़ायदा मिला है और ना ही मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? गलती मुखिया की नहीं है, गलती सरकार की नहीं है, गलती शासक की नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने ऐसे इंसान को मुखिया चुना जिसे जनता की कोई फिक्र ही नहीं है, उसे अपने जेब भरने की है। बिल्कुल सही बात है। हम आगे चलेंगे, आपको बताएंगे कि वोट में राजनीति कैसे होती है, ठीक है। तो जब जब ऐसे ऐसे गंदे राजनेता जन्म लेंगे, गंदे राजनेता नहीं है, गंदी राजनीति जन्म लेगी, गंदी राजनीति जन्म लेगी और हमारा सोच, हमारी शिक्षा नहीं बदलेगी, तो हम ऐसे इंसान को जरूर चुनेंगे। वो इंसान स्वार्थी होंगे, दावपेच होंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, लेकिन आपका कभी फ़ायदा नहीं करेंगे। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इंसान को चुनें। लोकतंत्र पढ़ने का यही मतलब है दोस्त, बहुत बढ़िया मतलब है। अगर देश का विकास करना है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था आपकी बढ़िया नहीं तो कितना भी आप भूगोल को अर्थशास्त्र पढ़ लें, कितना भी आप भूगोल पढ़ लें, अपने देश का विकास आप कभी नहीं कर सकते, अपना विकास आप कभी नहीं कर सकते। ये नेता, ये राजनेता, ये प्रतिनिधि जिसे आप चुनते हैं, ये शासक, ये शासन व्यवस्था, ये अपना विकास करेगी। आपका विकास कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आप मालिक है और आपका विकास नहीं हो रहा है। जिस इंसान, जो नौकर है, आपका प्रतिनिधि आपका नौकर है, वो आपका नौकर है क्योंकि आपने उसको चुना है। नीति बनाएगा, मंजूर है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपके लिए भला करेगा? नहीं करेगा। आज कोविड-19 ऐसी महामारी में राजनीति होने लगी है। हर अपना आदमी अपना जेब भरने में तैयार है, गर्म करने में तैयार है। सब राजनेता सोचते हैं लगभग कि इस कोविड-19 के में जो महामारी में जो इंसान त्रसित है, हम शायद उसे लूट सकें। इंसानों को इससे अधिक फ़ायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ, मैं जिस गांव में रहता हूँ, जिस पंचायत में रहता हूँ, वहाँ 1 रुपये का लाभ नहीं है। हमारे पंचायत के मुखिया कहाँ है, वार्ड सदस्य कहाँ है, कहीं किसी को फिक्र नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी, कुछ जेब में मेरे आ जाए। तो चलिए, मैं आज राजनीति में इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ और मैंने गलत इंसान को चुन लिया है। ये मुझे बड़ा अफसोस है और पूरे एक शिक्षित समुदाय को पूरा ये अफसोस होना चाहिए, क्योंकि आप मालिक है और आपका विकास नहीं हो रहा है। आपके ही पैसों से देश चलता है और आपका विकास नहीं हो रहा है, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो इसमें गलती सरकार की, शासक की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया, ऐसे व्यक्ति को चुना कि लोकतंत्र में वो हमारे लिए नीतियां बना सके, उसे नीति बनाने का अधिकार बनी है। सबसे दुख की बात तो दोस्त ये है कि मैंने पहली बार, राजनीति का मतलब होता है कि देश के लिए नीति बनाना, लोकतंत्र का मतलब होता है कि वो जनता के लिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता के लिए वो नीति बनाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे इंसान को हमने चुन लिया है जो नीति क्या, नीति की तो बात, नीति होती क्या उसे पता नहीं है, नहीं पता। तो गलती उसकी नहीं है दोस्त। लोकतंत्र, सबको अधिकार है खड़ा होने का, आपको भी अधिकार है, आप भी खड़ा हो, लेकिन गलती तो हमारी है कि हमने ऐसे इंसान को चुन लिया। तो अपनी गलती को स्वीकार करें और आने वाले समय में लोकतंत्र में ज्ञानी बने, लोकतंत्र की बातों को समझें, ताकि जो नवयुवक यानी नए जो यंग जनरेशन है वो इस बात को समझे और आने वाले समय में ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो नीति बनाना जानता हो, जो जनता की सेवा जानता हो और जिसका फ्यूचर बैकग्राउंड ठीक हो, जिन्होंने कभी भविष्य में कभी जनता की सेवा की हो। ठीक है, कोई आपसे ये कहे कि मैं आपके लिए सेवा कर दूंगा, ये गलत बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो लोकतंत्र की परिभाषा हमने जान ली, लोकतंत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब भी हमने समझ लिया और हम चलते हैं लोकतंत्र के प्रकारों को भी देख लिया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या हमने ये भी देख लिया, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, क्या अंतर है दोनों में। आपको ये बेटर क्लास समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा लोकतंत्र की विशेषता देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में थोड़ा डाल दिया है। आज मैंने लोकतंत्र पे ही लेक्चर लिया है और लोकतंत्र को ही मैं आज खत्म करके चलूंगा। कल का जो लेक्चर होगा, बेसिक कंसेप्ट नंबर 3, हम देखेंगे कि लोकतंत्र का जन्म किस लिए हुआ था और क्या हो रहा है लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र में क्या क्या अवगुण आ गए, कौन कौन से कीड़े लग गए हैं अवगुण में और इस कीड़ों को कैसे दूर किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस कीड़ों को दूर करना आप, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी, भूगोल को बचाना आपकी जिम्मेदारी, इस राजनीति को संभालना आपकी जिम्मेदारी, आप सबके जिम्मेदार हैं। अगर आप किसी चीज़ का विकास नहीं होता, आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जनता, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आप समस्त लोगों, समुदाय को कह रहा हूँ, जो ऐसे प्रतिनिधि को आप चुनते हैं, आप जिम्मेदार हैं। तो चलिए लोकतंत्र की विशेषता को फटाफट देख लेते हैं हम लोग। लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन वो आज़ाद, जब आप वोट देने के लिए आज़ाद होते हैं ना, तो आज़ाद होती है वो, किसी भी तरह कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन अभी कह रहा हूँ ना, प्रेशर नहीं होता। लेकिन कल जो घुसखोरी की बात करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे कैसे कैसे बिकते हैं लोग, कैसे हम बिक जाते हैं कुछ पैसों के लिए। कल पूरा हिसाब बारी करेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 10 में बेसिक क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लास्ट क्लास भी पॉलिटिकल साइंस का होगा, बेसिक क्लास का भी लास्ट क्लास होगा। मैं हिस्ट्री में कुछ बेसिक क्लास दूंगा,
लेकिन मैं अभी चलते हैं हम लोकतंत्र की विशेषता पे। आपके डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, आप फटाफट इसको नोट करें, फटाफट पढ़े। मैं पढ़ रहा हूँ। लोकतंत्र में जनता आज़ाद होती है, बिल्कुल आज़ाद होती है अपने प्रतिनिधि को चुनने के प्रति। पॉइंट नंबर 2 पे फोकस कीजिएगा। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था है, बिल्कुल सही। ये जनता के लिए ही है और जनता के द्वारा ही होता है। आपने प्रतिनिधि को चुना तो जनता के द्वारा, और ये हम जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो भी नियम कानून बनाया किसके लिए? जनता के लिए। इसीलिए हम जनता के लिए और जनता के द्वारा भी शासन हम कहते हैं। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ये बात छोटी सी कही थी। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 पे, लोकतंत्र की विशेषता पॉइंट नंबर 3 पे। इस पर फोकस कीजिएगा। लिखा हुआ है लोकतंत्र नागरिकों को समानता प्रदान करती है। समानता मतलब जानते हो ना, समानता। हमारे समाज में समानता नहीं है। हम कल इस बात को खेलेंगे। कहीं छोटी जाति है तो कहीं बड़ी जाति है, कहीं बहुत अमीर है तो कहीं बहुत गरीब है। हर तरह से असमानताएं हमारे समाज में फैली हुई है। हर जगह असमानता है। बेटी लड़कों में असमानता, बड़ी जात छोटी जात में असमानता, गरीब अमीर में असमानता है ना, असमानता सब जगह असमानता है। लेकिन राजनीति सबको समानता देती है। समानता मतलब बराबर का अधिकार देती ना। प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार जितना आपको है उतना मुझे भी है, जितना एक गरीब को है उतना एक अमीर को भी है, जितना एक बड़ी जाति को है उतना एक छोटी जाति को भी है। तो समानता हुई ना। तो लोकतंत्र क्या देती है आपको? समानता। समान मतलब कि सब इंसान को बराबर अधिकार है, ये लोकतंत्र बताती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको बेसिकली समझ में आ गए, उसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप क्लास को रिवाइंड करें, और रिवाइंड करने के बाद क्लास को अच्छी तरह से आप समझें। ठीक है, लेकिन कल का लेक्चर ना भूलें। कल का लेक्चर मैं बहुत ही फास्ट लेके आऊँगा और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेकर अपनी समाज की बुराई को लेके आऊँगा। अगर आपको अपनी समाज की बुराई पता लग गई, समाज की बुराई नहीं, आपकी खुद की बुराई। ठीक है, खुद की बुराई का मतलब रहीम का दोहा याद आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं दोहे भी कल लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, दोहे मुझे पता है। आप बिल्कुल बेसिक चिंता ना करें। मैं साइंस छोड़ के बाकी सब चीज़ पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, साइंस में नहीं पढ़ाता, बाकी सब चीज़ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो कहने का मतलब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करते हैं न समझ में आए तो आप फिर से समझें, क्योंकि एक आज और कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, 9th के बच्चे आप भी ध्यान दें, 10th के बच्चे आप भी ध्यान दें, और 12th के बच्चे आप भी ध्यान दें, खासकर 9th के बच्चे। और देखिए, इसके बिना 9th 10th 12th अधूरा है। नहीं, कहते हैं कि दूध में कितना भी आप चाय बना लेते हो तो पानी नहीं पड़ता, चाय का मतलब नहीं पता लगता। ठीक है, बिना चीनी के आप चाय बना सकते हैं, बिना चाय पत्ती की भी बनती है, नहीं कॉफ़ी बनती है। चलिए, तो बात को बहस कर नहीं करते ज़्यादा, और कहने का मतलब है हम आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो आप एक बार फिर से लेक्चर को रिवाइंड करें और देखें। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए कमेंट करें, मैं PDF फाइल आपको सेंड कर दूँगा। सारे लेक्चर्स के जिस लेक्चर के चाहिए वहाँ पर लिख दीजिएगा, प्लीज़ सेंड द PDF फाइल ऑफ लेक्चर 9, 10 जो लिखना है आपको। तो लेक्चर नंबर 10 के लिए तैयार रहिए। हम राजनीति में एक नया चीज़ लेके आएंगे। तो लोकतंत्र बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि आप घर में रहें। कोचिंग संस्थाएं कब तक बंद रहेगी कोई ठीक नहीं है, हमारे हाथ में ये बात नहीं है। जब तक हम पूरे सुरक्षित हैं, जब तक हम पूरे ठीक ना हो जाए, इस महामारी से आज़ाद ना हो जाए, तब तक शायद व्यक्तियों का जो जमघट है, यानी जो सामूहिक जो भी चीज़ें हैं वो शायद बंद ही रहेंगी। लेकिन आप घर पर पढ़ते रहें। हम दुआ करते हैं भगवान से कि आप स्वस्थ रहें, आप सतर्कता बनाए रखें, परहेज़ में रहें। तो तब तक के लिए कल अब अगली क्लास तक के लिए, यानी कि लेक्चर नंबर 10 के लिए गुड बाय। Have a good day and good night. Thank you very much.